गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में इंपल्स पढ़ा था भाई। क्या पढ़ा था भाई? इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये पढ़ा था। मैं चाहता हूं कि इसका एक न्यूमेरिकल कर ले। एनसीईआरटी का काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये कहता है कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। ये कहता है कि भाई कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, रिजिड बॉल। ये कहता है एक बिलियर्ड बॉल आती है और एकदम हॉरिजॉन्टल जा रही है और उस बॉल के साथ टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से वापस आ जाती है। मतलब लिखा हुआ है विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड, बिना किसी स्पीड का लॉस किए हुए, जिस बॉल का मास m है। और यहीं पर एक और डायग्राम बना हुआ है इसी तरह से। ये कहता है कि अगर इस बॉल को वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाकर स्ट्राइक किया जाता है तो ये बॉल अगेन 30 डिग्री एंगल बनाकर ही बाहर आ जाती है। जिस बॉल का मास है, इसकी स्पीड u है, अगेन इसकी स्पीड u है। मतलब दोनों ही केस में बॉल की स्पीड चेंज नहीं होती। अगर आप कोई भी एंगल से स्ट्राइक कराते हो तो भी नहीं होती है, अगर आप डायरेक्ट हिट कराते हो तो भी इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। केवल और केवल चेंज आता है इसकी डायरेक्शन। ये बताया गया है, समझ आ गया होगा। डायरेक्शन मैंने आपसे दिखाई दी है, स्पीड को मैंने u लिख दिया है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि उस एनसीईआरटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द बॉल ड्यू टू ईच बॉल। इन दोनों की वजह से जो इस बॉल पर फोर्स लगा है आपने वो फाइंड आउट करना है। सेकेंड पॉइंट में ये कहता है कि द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड ऑन द टू बॉल्स बाय द बॉल। ये कहता है कि आपने रेशियो ऑफ इंपल्स निकालना है। समथिंग जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारे पास मेरे हिसाब से यही एक पॉइंट है, ठीक है। चलो देखिए, हमारे पास दो अलग अलग केस हैं बेटा। पहला केस A, सेकंड केस B। केस A की बात करते हैं, पहले केस की बात करते हैं। अगर हम ये कहें कि यहां जो मोमेंटम है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, हम यहां पर कोशिश करेंगे बेटा चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करें, ठीक है। कोलिजन के अंदर क्या फाइंड आउट करें बेटा? चेंज इन मोमेंटम। आप देख रहे हैं ये हमारे पास बॉल है, ऑब्जेक्ट मास m u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल जा रहा है। अगर यहां पर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल की बात करें तो क्या है हमारे पास? p, और बॉल का इनिशियल मोमेंटम है तो p i लिख दिया जाए। कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। अब एक बात ध्यान से देखनी है, यहां पर हम x एक्सिस और y एक्सिस जरूर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई एंगल होता, मान लो ये तो अकेली हॉरिजॉन्टल है, अगर कोई एंगल होता तो रिजोल्यूशन करना पड़ता, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है भैया? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने क्या कहा भाई, यहां देखिए पी आई है, हम इसके रिजोल्यूशन करेंगे तो पी एक्स आई हमारे पास m इंटू यू होगा, एंड पी वाई आई लिखा जाएगा तो उसको हम 0 बताएंगे। x का मतलब अलोंग x एक्सिस और y का मतलब अलोंग y एक्सिस। तो ये केवल इनिशियल अलोंग x एक्सिस मोमेंटम है, y एक्सिस में मोमेंटम नहीं है। अब फाइनली अगर हम बात करें तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल क्या लिखा जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। सेम रहेगा, बट यहां वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर आपने क्या कहा कि ये बॉल इस पॉइंट पर हिट करेगी और वापस यू वेलोसिटी से आएगी। जब वापस आ रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। यहाँ क्या कहोगे, pxi इज इक्वल टू pxf फाइनल क्या हो जाएगा -mu एंड pyf लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर है भाई। अब देखिए अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें, किसकी बात करें, चेंज इन मोमेंटम, हम लिखेंगे यहां पर चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे भाई, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस फाइनल माइनस मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल। देखिए फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास -mu, माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू क्या है mu, क्या हो गया हमारे पास -2mu। क्या आ गया ये हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ ए बॉल। अगर चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस ऑफ ए बॉल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, हम सोचते हैं मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी 0 कर देते हैं कि ये तो चेंज ही नहीं आया, सेम स्पीड है, तो हम इसका आंसर 0 कर देते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। बट ऐसा नहीं होगा, क्या आएगा -2mu। क्या आएगा भैया -2mu। यहाँ आपने क्या निकाल दिया भाई, चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया। और चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स, इंपल्स। क्या होता है, J इज इक्वल टू dp। आपने पढ़ा था J इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, dp, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए वॉल बाय ए बॉल, बिलियर्ड बॉल। बिलियर्ड बॉल ने जितना इस वॉल पर फोर्स लगाया है वो है। चलो दूसरा जो इसका केस बी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। देखिए केस बी की बात करते हैं। सेम प्रोसेस है, अब आपने बताना है केस बी। देखिए बेटा, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो देखिए इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन तो यहाँ यही है ना भाई, इनिशियल मोमेंटम। और अगर रिजोल्यूशन किया जाए तो यहां रिजोल्यूशन कर दें, ये तो क्या हो गया आपके पास pxi, ये क्या हो गया pyi, इनिशियल मोमेंटम। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आपने क्या कहा, ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जो इनिशियल मोमेंटम था pi cos 30, ये क्या हो जाएगा pi sin 30। फॉलो होगा कि नहीं रिजोल्यूशन, सिंपल है भाई, pi cos 30 pi sin 30। रिजोल्यूशन कर दीजिए इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन यहाँ। जब हमने इसका रिजोल्यूशन किया तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू pi cos 30। बेटा pi मास इंटू वेलोसिटी रख दूं, क्या है pi इज इक्वल टू mu। मेरी बात समझ गई, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने इसका रिजोल्यूशन किया है। तो क्या लिख दिया हमने इसको भाई, mu cos 30 पॉजिटिव है, अलग अलग लिख रहा हूं, ये तो pxi लिख दिया, pyi लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ mu sin 30। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। देखो y एक्सिस ऊपर होता है ना पॉजिटिव, ये कहां जा रहा है नीचे, x एक्सिस पॉजिटिव राइट साइड में होता है, तो हमने जो लिखना था पॉजिटिव लिख दिया। mu pi की वैल्यू क्या है mu cos 30, ये क्या हो गया mu sin 30। पॉइंट क्लियर हो। चलो देखिए अब फाइनल वेलोसिटी की, फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम इधर है ना भाई, अब फाइनल का रिजोल्यूशन करेंगे तो ये दो रिजोल्यूशन होंगे, एक इधर और एक इधर। तो ये pf है ना, p फाइनल, तो हम क्या कर देंगे, ये तो क्या हो गया pxf, और ये इधर क्या हो गया pyf।
वाई एक्सिस। और देखिए ध्यान से, पी एक्स एफ की वैल्यू निकालेंगे तो पी एक्स एफ फाइनल क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, मास इंटू वेलोसिटी, तो सेम है एम यू कोस 30। अब एम यू कोस 30 देखो पॉजिटिव एक्स में है या नेगेटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स उधर है तो नेगेटिव एक्स इधर है, क्या लगा दिया जाए माइनस। और दूसरा हम बात करें पी वाई एफ की, वाई एक्सिस में कहा जा रहा है नीचे, माइनस ऑफ एम यू साइन 30। एनी प्रॉब्लम? अब आपसे कहा जाए चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस अलग अलग निकाल दीजिए। अलग अलग निकालोगे तो क्या कहोगे भाई, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस फाइनल, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल, ये मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस फाइनल, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल, ये करना है और कुछ नहीं करना। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर हम एक्स एक्सिस फाइनल की बात करें तो माइनस एम यू कोस थीटा, माइनस ऑफ पी एक्स इनिशियल की बात करें तो एम यू कोस 30, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस 2 एम यू कोस 30 आ गया। क्लियर है? इसी तरह मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस की बात करें तो पी वाई एफ है, ये क्या आ गया आपके पास, माइनस एम यू साइन 30, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। मतलब अगर हम चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इंपल्स के इक्वल होता है, यही आपसे फाइंड आउट कराया गया। तो इस तरह आपने, और ये मैं आपसे बता रहा हूं जो ये न्यूमेरिकल मैंने आपसे बताया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में न्यूमेरिकल लिखा हुआ, काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये आपने पढ़ना है। क्लियर है? अब उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक शुरू करते हैं भाई, अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर अपरेंट वेट की बात की गई है कि अगर कोई भी मैन, कोई भी आदमी लिफ्ट में खड़ा हो जाए और अपने पैरों के नीचे वेइंग मशीन रख ले, अब लिफ्ट मूव करेगी, पहले तो ये देखना है कि अगर लिफ्ट रेस्ट में है और हम अपना वेट कर रहे हैं लिफ्ट में खड़े होकर तो हमारा वेट कितना आ रहा है। उसके बाद लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी एक्सेलरेशन से, उसके बाद लिफ्ट मूव डाउनवर्ड मूव करेगी कुछ एक्सेलरेशन से। तो उन तीनों केस में वेट क्या आएगा, मेरी बात समझ गए? तो देखिए सबसे पहला केस, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट। पहले केस में मैंने बताया लिफ्ट रेस्ट में है, जैसे कि आपने कहा ये लिफ्ट है, ठीक है, और यहां वेइंग मशीन रखी है, ये यहां पर एक आदमी अपना वेट कर रहा है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, इसका वेट होगा बेटा कहां होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड नीचे mg, और यहाँ ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, यहां से नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर अपवर्ड। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस कर रहे हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस कर रहे हैं, here n is balanced with mg, then n minus mg is equal to क्या हो गया 0, क्योंकि इसके वेट की वजह से ना तो वो इधर उधर जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, कोई मोशन नहीं है, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया 0, और n इज इक्वल टू क्या हो गया mg, मतलब उसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी उसके एक्चुअल वेट के इक्वल होगी। और मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा मैं नॉर्मल रिएक्शन ही फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, क्योंकि वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, ना कि वेट। यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल हो गया, क्लियर। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, इफ
लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अगर ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है, आपने कहा कि ये लिफ्ट है, ये अपवर्ड मूव करेगी भाई। ये वेइंग मशीन, मैन वेट कहां लग रहा है बेटा, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रही है भाई, ऊपर, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। लिफ्ट कहां जा रही है बेटा, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है। हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि देखिए इस ऑब्जेक्ट पर दो ही फोर्स लगे हुए हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक वेट। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है देन नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन mg, कहा जाएगा देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या था भाई, n माइनस mg, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए, क्योंकि आपने कहा कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। यहां पर हमने क्या किया बेटा, n इज इक्वल टू क्या निकाल दिया, mg उधर चला गया, प्लस क्या हो गया ma, n इज इक्वल टू m इंटू क्या लिख दिया हमने, g प्लस ए। देखिए n इज इक्वल टू m इंटू क्या आ गया, g प्लस ए। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये मास इंटू ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन आ गया, हमने क्या निकाला n, इस समय ये मेजरमेंट होगा उसके वेट का, मीन्स इट्स रीडिंग इंक्रीज, इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, g प्लस ए मल्टीप्लाई बाई m आ जाएगी। हमने अभी भी क्या मेजर किया, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड के अंदर हम क्या कह देते हैं, इफ लिफ्ट मूव्स, इफ लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब की बार लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगी। लिफ्ट बना दो सबसे पहले, वेइंग मशीन, ये वेट कर रहा है, इसका वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन, ठीक है भाई वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड लग रही है, और ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है। अगर इसको भी बैलेंस करते हैं तो क्या होगा बेटा, mg माइनस n, क्योंकि अब की बार नीचे जा रही है तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले से ज्यादा हो गया, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि लिफ्ट के साथ ये आदमी भी तो नीचे जा रहा है, इसका मास भी तो m ही है, बोलो है या नहीं। अब हमने क्या कहा भाई, यहां से हम n निकालते हैं तो n उधर गया, प्लस हो गया, m इधर आ गया, mg माइनस क्या हो गया m, यहां से क्या कर दिया भाई, m कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, g माइनस a। ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन अगेन आ गई। यहां पर रीडिंग क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, रिड्यूस, क्लियर है। यहीं पर मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं, यहां पर जो, यहां भी हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल के आपको बताया कि बेटा नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है और जो रीडिंग आई वो लिखना है। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा इफ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट को स्टार लगा कर लिखना है। लिफ्ट इज फ्री फॉल, अगर लिफ्ट फ्री फॉल आ जाए, मतलब ए एक्सेलरेशन से नहीं फ्री आ जाए तो क्या होगा, तो जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ग्रेविटी। फ्री फॉल में तो यही बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उस केस में रीडिंग क्या आएगी, उस केस में रीडिंग 0 आएगी। क्यों, क्योंकि m इज इक्वल टू जी माइनस जी हो जाएगा, एक ही जगह पर जी लिखोगे और वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0। मीन्स अगर कोई भी मैन लिफ्ट में है या आप कहीं से भी फ्री फॉल कर रहे हो, आपके पैरों के साथ
वेइंग मशीन लगी हुई है, तो वेइंग मशीन 0 रीडिंग देगी, वेइंग मशीन कोई रीडिंग नहीं देगी। आप लिफ्ट में खड़े हो, आप अपना वेट कर रहे हो, लिफ्ट फ्री फॉल हो जाती है। लिफ्ट क्या हो जाती है? फ्री फॉल। तो जब जैसे ही आप फ्री फॉल कंडीशन में रीडिंग देखोगे तो वो रीडिंग 0 आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। क्लियर? सेकंड पॉइंट में बात करता हूं। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, एक बार इसकी स्नैप ले लीजिए, स्नैप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, हमने ये कहा था कि ये कंटिन्यूअस ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। काफी बार क्या होता है कि हम जो लिफ्ट देखते हैं तो वो एक बार तो एक्सेलरेट करती है, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाती है। उस केस में क्या होगा? जब वो एक्सेलरेट कर रही है उस केस में तो उसकी रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, और यहां पर एक्सेलरेट हुई है उस केस में इसकी रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी उस समय उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 होने के बाद जो उसका एक्चुअल वेट है, जो लिफ्ट रेस्ट में थी जिस समय दिखा रहा था, वही वेट शो करेगा। मेरी बात समझ आ गई मैं क्या कर रहा हूं? इनिशियली लिफ्ट, मान लीजिए इनिशियली लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, ऊपर, ठीक है, ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रही है, वेट शो होगा n = m × g+a, जो उसका ओरिजिनल वेट है उससे ज्यादा। और एक्सेलरेट होने के बाद फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना शुरू हो जाती है। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। और एक्सेलरेशन 0 होगा तो उसकी एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी n = mg, अगेन उसका वेट डिक्रीज होगा। तो एक क्वेश्चन को घुमाकर बता दिया जाता है, फर्स्ट लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a and after some time it moves with constant velocity, then what is the change in the reading of its weight? उसके वेट की जो रीडिंग है उसमें क्या चेंज आएगा? when, तो आप ये कहेंगे when lift moves upward with acceleration a, then first reading being increase, first reading being increase, पहले रीडिंग इंक्रीज होगी, then lift moves with constant speed, then again reading comes to its original weight and then constant. क्लियर? जब दोबारा उसकी रीडिंग उसके ओरिजिनल वेट पर आ जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है भाई? अब अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये तो था अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट, इसकी आप एक स्नैप ले सकते हैं। अब उसके बाद कनेक्टेड मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कनेक्टेड मोशन। वैसे तो आप काफी सारे न्यूमेरिकल्स और ये सब निकाल चुके हैं कनेक्टेड मोशन, पर फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। देखिए, कनेक्टेड मोशन पढ़ते हैं। कनेक्टेड मोशन में मैं ये कहता हूं कि भाई ये पुली है जो एक फिक्स पॉइंट पर है, ये लाइट एंड फ्रिक्शनलेस पुली, कैसी है भाई? ये लाइट एंड फ्रिक्शनलेस पुली। हमने क्या कहा भाई? दोनों तरफ अलग अलग मास है, m1 m2, इस तरह से दोनों मास एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब कनेक्टेड मोशन में आपसे क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज द फाइंड एक्सेलरेशन of both mass and tension in pulley. ये जो दोनों मास हैं इनका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और पुली की ये स्ट्रिंग की पुली लिख दिया, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट। और ये जो स्ट्रिंग है ये भी लाइट है। वैसे तो हम काफी प्रैक्टिस करा चुके हैं, पर फिर भी हम एक डेरिवेशन करा रहे हैं, दोबारा से ध्यान देंगे।
सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, ये पुली, इसके रूल मैं आपको लिखवा चुका हूं, सारे रूल हम बता चुके हैं। ये हमने कहा कि ये मास m1, ये मास हमारे पास m2, यहाँ हम बता सकते हैं m1 इज ग्रेटर देन m2, कह सकते हैं, या m2 इज ग्रेटर देन m1, कहीं पर भी आपने इसको करके छोड़ दिया। आपने कहा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे, इसका वेट भी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ ऊपर की तरफ क्या लगेगी, टेंशन, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ क्या लगेगी, टेंशन, टेंशन इन बोथ साइड, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है ना भाई। तो एक ही स्ट्रिंग में टेंशन, अगर ये पुली लाइट है और स्ट्रिंग लाइट है और फ्रिक्शन लेस है, तो दोनों तरफ हर पॉइंट पर, स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगी। आपने कहा कि देखिए ध्यान से कि अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 है तो m1 का एक्सेलरेशन नीचे होगा और m2 का एक्सेलरेशन ऊपर होगा। लाइट और ये इनएक्सटेंसिबल, ये भी मैंने बताया था, इनएक्सटेंसिबल मतलब ये एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, लेंथ इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में अगर हम करेंगे तो हमने क्या कहा भाई, यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए मैं ये कहता हूं कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है जो हमने बनाया, मैंने इसको बाउंड्री बना दिया, ये बाउंड्री में लिख दिया, समझ आ गया। अब अगर इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम है इसी का, ठीक है, ये कहां जा रहा है, नीचे, मींस डाउनवर्ड वेट इज ग्रेटर देन अपवर्ड वेट, एंड हाउ मच, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू a। बोलो हो जाएगा कि वही नीचे जो लगा हुआ फोर्स है वो अपवर्ड लगे हुए फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये कहां जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। नीचे की तरफ कितना लगा हुआ है बेटा, m1g, ऊपर कितना लगा हुआ है, t, समझ आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू क्या कहेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है, m1 इंटू a, क्लियर है। अब मैं आपको दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहा हूं, दूसरा मास क्या है बेटा, m2, तो इसका डायग्राम भी हम बना सकते हैं, देखिए बनाया। अब इसका जो FBD है, अगर हम उससे इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो क्या बनाओगे भाई, ये मास कहां जा रहा है, अपवर्ड, देन t इज ग्रेटर देन क्या हो गया, m2g, तो हम क्या करेंगे, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a। भाई t ऊपर टेंशन लगी हुई है, नीचे इसका वेट लगा हुआ है, दोनों का डिफरेंस निकालिए, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है, m2 मल्टीप्लाई बाई a, क्लियर है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई भाई, सेकंड आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया बेटा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, और ये क्या है बेटा, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। बेटा t से t कैंसिल हो गया, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m2g प्लस m1a, m2a प्लस m1a, यहां से g कॉमन आ गया, m1 माइनस m2 इंटू जी, यहां से m2 प्लस m1 इंटू a फाइंड आउट करना है, तो क्या हो गया बेटा, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। कैलकुलेशन करिए और कुछ नहीं, दो इक्वेशन का सॉल्यूशन आप भी कर सकते हैं, ठीक है। t से t कैंसिल हुआ, ये यहाँ गया, ये यहाँ लिखा, यहाँ माइनस था, ये दोनों ऐड करने थे, ऐड किया था इक्वेशन को तो प्लस हो गया, यहाँ से a कॉमन ले लिया, यहाँ से g कॉमन ले लिया, a की वैल्यू निकालनी है, इसको इसके नीचे दिया है, बस ये किया है। अगर आप यहाँ देखते हो, आप देखिए ध्यान से, m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं कि नहीं, अरे भैया लिख सकते हैं कि नहीं, m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं ना भाई। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं ये बताऊं तो पिछला वीडियो देखोगे तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, नेट अनबैलेंस फोर्स,
है, ये क्या है हमारे पास टोटल मास। एक्सेलरेशन का पिछला वीडियो देखेंगे, मैंने ये फॉर्मूला लिख रखा है। नेट अनबैलेंस मतलब एक तरफ वेट m1g दूसरी तरफ m2g, अनबैलेंस कितना है दोनों का डिफरेंस अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। अब एक वेट इधर है, एक इधर है, अब जोन सा ज्यादा है दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, समझ आ गया कि नहीं। जोन सा ज्यादा है वो नीचे चला जाएगा, दूसरा ऊपर, और कितने की वजह से अनबैलेंस हुआ, दोनों के डिफरेंस। मान लो दोनों तरफ 5 रख दिया जाए, अब छोड़ दो, वहीं बैलेंस हो जाएगा। एक तरफ आपने अगर 100 ग्राम भी फालतू कर दिया या 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा दे दिया तो वो नीचे जाएगा, समझ आ गया। यहाँ पर हमने लिखा था सबसे पहले m1 इज ग्रेटर देन m2, तो हम m1 को नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं, समझ आया कि नहीं आया। तो हमने क्या फाइंड आउट कर दिया यहाँ, एक्सेलरेशन, समझ गए भाई। अब आप क्या करोगे, अब सबसे पहले आप एक स्नैप ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो देखिए, मैंने यहाँ क्या किया, ये साफ कर दिया, टेंशन और फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए टेंशन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ हमने इक्वेशन लिख रखी है बेटा, और ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a प्लस m2g, ए की वैल्यू पुट करिए बेटा, तो T इज इक्वल टू, और यहां से अगर आप देखते भी हो तो m2 कॉमन आ रहा है, a प्लस g हो गया कि नहीं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये m2g उधर गया, प्लस हो गया, और ये कॉमन आ गया। ए हमने फाइंड आउट कर लिया है, T इज इक्वल टू m2 इंटू, बेटा देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, बोलो, हमारे पास ए की वैल्यू है m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, बोलो ये ए की वैल्यू हमने पुट की, प्लस क्या लिख दिया जी। देखिए जी दोनों में है तो कॉमन ले ले बेटा, m2g हमने कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1। कोई प्रॉब्लम है बेटा, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा m2g, ये क्या आएगा m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। आपको पता है यहाँ तो 1 अपॉन 1 है, तो एलसीएम तो m1 प्लस m2 आ गया, तो ये तो m1 माइनस m2 प्लस ये 1 था, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस m2, m2 से m2 कैंसिल हो गया, यहाँ से टेंशन निकल के आ गई, ये क्या आ गया 2m1, ये क्या है m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, समझ आ गया होगा। तो ये हमने टेंशन फाइंड आउट कर दिया। ये तो मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया है, पर न्यूमेरिकल मैंने काफी सारे करा दिए हैं, और अगली क्लास में हम और भी न्यूमेरिकल कराएंगे, इन्हीं के ही न्यूमेरिकल और कराएंगे। कुछ प्रैक्टिस आप करके देखना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखना, कोशिश करना फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर ही करो। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करोगे आप, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में काफी सारे न्यूमेरिकल्स बनाकर किए थे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप इनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है भाई। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।